नमस्कार, वन न्यूज में आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी चुनाव में बुरी तरह से हार गई है। सबसे चर्चित न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जोहरान ममदानी चुनाव जीत गए हैं। ममदानी की जीत ट्रंप की बड़ी हार मानी जा रही है। इसके साथ ही न्यू जर्सी और वर्जीनिया के गवर्नर पद पर भी डेमोक्रेट का कब्जा हो गया है। चुनाव नतीजों ने बता दिया है कि अमेरिकी जनता ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं है। संकेत 2026 के मिड टर्म इलेक्शन के भी मिल रहे हैं, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी के हाथ से अमेरिकी संसद में बहुमत फिसल सकता है। तो अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की बड़ी हार, 3 बड़ी पोस्ट पर डेमोक्रेट्स का हुआ कब्जा, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। इजराइल को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की को देगा खतरनाक हथियार। नेतन्याहू की आपत्तियों को ट्रंप ने किया नजरअंदाज। इराक के प्रधानमंत्री की चेतावनी, अमेरिकी सैनिकों को छोड़ना होगा देश, तभी विद्रोहियों से छीने जाएंगे हथियार। ईरान से करीबी बढ़ा रहा है इराक। डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर उत्तर कोरिया के शासक किम मिलने को हुए तैयार। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा, मार्च 2026 के बाद हो सकती है मुलाकात। और चलते चलते में देखेंगे कैसे धरती पर पनपा जीवन, क्या दूसरी दुनिया से मिली मदद। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तालिबान को लेकर पाकिस्तानी संसद में घमासान, विदेश मंत्री इशाक डार का सेना और आईएसआई पर बड़ा हमला, कहा काबुल में 1 कप चाय पड़ रही है बहुत महंगी। उत्तर कोरिया में फिर से अपना दूतावास खोलेगा पाकिस्तान, प्योंगयांग से पाकिस्तान ने इसे लेकर शुरू की बात। ट्रंप ने हाल ही में किया था दावा, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया कर रहे हैं परमाणु परीक्षण। बांग्लादेश सरकार ने भारतीय मूल के इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को देश में प्रवेश पर लगाई रोक। जाकिर की यात्रा को लेकर जताई सुरक्षा चिंता, नाइक के खिलाफ भारत में दर्ज हैं कई मामले। चीन के स्पेस स्टेशन से टकराया अंतरिक्ष मलबा, 3 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी टली। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का दावा, सुरक्षा और मिशन की सफलता को ध्यान में रखकर लिया गया है ये फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अमेरिकी मतदाताओं ने उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जादू तोड़ दिया। चुनावों में विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने न्यू जर्सी, वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में क्लीन स्वीप कर दिया, जो 2026 के मध्यावधि चुनावों के लिए एक बड़ा संकेत है। ये संकेत 2026 के मिड टर्म्स चुनाव को लेकर भी है, जो ट्रंप के बाकी टर्म के लिए निर्णायक होंगे। रिपब्लिकन्स के पास अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत है और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि ट्रंप दोनों ही सदनों में बहुमत खो सकते हैं। वैसे भी अमेरिकी इतिहास गवाह है, यहां मिड टर्म में सत्ताधारी दल को हार का सामना करना पड़ता है और इसके संकेत अमेरिकी जनता ने दे दिए हैं कि 1 साल बाद वो ट्रंप को कितना बड़ा झटका देने वाली है। अमेरिकी चुनाव में अगर किसी सीट पर सभी की नजरें थी तो वो थी न्यूयॉर्क के मेयर की। इस सीट पर डेमोक्रेट पार्टी के भारतीय मूल के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को जीत मिली है। ममदानी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप भी प्रचार युद्ध में कूद पड़े थे। उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि अगर ममदानी चुनाव जीते तो वो न्यूयॉर्क को मिलने वाले फेडरल फंड को रोक देंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी काम नहीं आई और चुनाव नतीजों में ममदानी को 50.4% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो रहे, जिन्हें 41% वोट मिले। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहे रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस स्लेवा, जिन्हें 7.1% वोट मिले। ममदानी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनेंगे। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने अपने पहले भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि मुझे पंडित नेहरू की याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम होता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। बता दें कि ट्रंप को सिर्फ न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ही झटका नहीं लगा है, बल्कि न्यू जर्सी में गवर्नर चुनाव में भी उनकी पार्टी हार गई है। न्यू जर्सी में कांग्रेस सदस्य और नौसेना की पूर्व अधिकारी मिक्की शेरिल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सियाटरेली को हराकर गवर्नर पद अपने नाम किया। शेरिल को चुनाव में 56% से भी ज्यादा वोट मिले और इसके साथ ही कैलिफोर्निया के मतदाताओं ने प्रोपोजिशन 50 को भी मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के संसदीय नक्शे को फिर से तैयार किया जाएगा और इससे डेमोक्रेट्स को 5 नई सीटों पर बढ़त मिलने की
की उम्मीद है। लेकिन ट्रंप को सबसे बड़ा झटका अगर कहीं लगा है तो वो वर्जीनिया में लगा है। वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्गर गवर्नर पद का चुनाव जीत गई हैं। एबिगेल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार और लेफ्टिनेंट गवर्नर विंसम अर्ल सीयर्स को हराया। एबिगेल की ये जीत ट्रंप सरकार की बड़ी हार मानी जा रही है। वर्जीनिया को रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता है और यहाँ रिपब्लिकन पार्टी की हार को ट्रंप की नीतियों की हार माना जा रहा है। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद भी डेमोक्रेट्स के कब्जे में चला गया है। हैदराबाद में जन्मी डेमोक्रेट भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने रिपब्लिकन जॉन रीड को हराया और इस जीत के साथ हाशमी वर्जीनिया राज्यव्यापी पद जीतने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी बन गई हैं। चुनाव में लगे झटके के बाद अब यह माना जा रहा है कि ट्रंप के लिए अपनी नीतियों पर फिर से विचार की जरूरत, नहीं तो 2026 में इससे भी बड़ी हार उन्हें मिल सकती है। ट्रंप ने 2024 की जीत को मैंडेट कहा था, लेकिन एक साल बाद वोटरों का मूड उलट गया है। एपी और CNN के सर्वे में भी ये बात सामने आ चुकी है कि लगभग 60% मतदाता देश की दिशा से नाराज या गुस्से में हैं, जबकि केवल 30% ही संतुष्ट या उत्साहित महसूस कर रहे हैं। साफ है, अमेरिकी जनता आर्थिक स्थिरता और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ठोस सुधार चाहती है। अब अगली खबर में हम बात करेंगे इजराइल को लगने वाले बड़े झटके की। अमेरिका की नीति रही है कि पश्चिम एशिया में इजराइल को इतना ताकतवर बनाए रखा जाए कि उसका कोई भी पड़ोसी जंग में उसका सामना नहीं कर पाए। अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार अगर किसी को सबसे पहले देता है तो वो इजराइल है, और यही कारण है कि इजराइल बिना दबाव के किसी भी देश में हमला कर देता है। लेकिन अब ये स्थिति बदलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को अब इजराइल से भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। पहले सऊदी अरब को थार्ड डिफेंस दिया गया और अब F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की डील की तैयारी पूरी हो गई है, जिसके बाद मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। हालांकि इजराइल भी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ऑपरेट करता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सऊदी के साथ करीब 100 F-35 की डील हो सकती है, जबकि इजराइल के पास अभी 45 F-35 विमान हैं और अमेरिका से उसके 75 F-35 विमान की डील हुई थी। यानी सऊदी अरब के पास भविष्य में इजराइल से भी ज्यादा F-35 फाइटर प्लेन हो सकते हैं। सऊदी और अमेरिका के बीच होने वाली इस डील से इजराइल चिंता में दिखाई दे रहा है। नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि ये डील किसी भी कीमत पर रोकी जाए, लेकिन ट्रंप की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसके बाद इजराइल की चिंता बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अमेरिका सऊदी के साथ ही तुर्की को भी ये विमान दे सकता है। अमेरिका और तुर्की के बीच भी F-35 को लेकर बातचीत चल रही है और इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल में 7 अरब और इस्लामिक बहुल देशों को इकट्ठा किया गया। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य इन देशों को इस अंतर्राष्ट्रीय बल के गठन के करीब लाना था जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में युद्ध विराम बनाए रखने में मदद करेगा। मीटिंग में कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। इनमें से कुछ देशों ने गजा में अपने सैनिक भेजने की सहमति भी दी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुर्की भी गजा में अपने सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा है, जबकि इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। और उसका कारण है कि नेतन्याहू गजा के बड़े हिस्से पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तुर्की और मुस्लिम देश इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की और सऊदी अरब दोनों की सेना के पास अगर F-35 विमान आ जाता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। अब अगली खबर में हम बात करेंगे इराक की। हाल ही में इराक और ईरान के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था। इराक में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में भी ईरान खुलकर हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ वो अपनी मनपसंद की सरकार बनवाना चाहता है। ईरान की कोशिश फिर से सुदानी को प्रधानमंत्री बनाने की है और इसमें वो कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अब सुदानी का एक बयान सामने आया है जिसने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। इराक में इस वक्त अमेरिका के सैन्य बेस हैं और अभी तक इराक वो ही फैसला लेता था जो अमेरिका चाहता था, लेकिन अब सुदानी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका को इराक छोड़कर जाना पड़ेगा। सुदानी ने कहा कि इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी का कहना है कि देश में सभी हथियारों को राज्य के अधीन लाने का वादा तभी निभाया जा सकता है जब अमेरिका के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इराक से पूरी तरह विदा हो जाए। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के दौरान किसी भी सशस्त्र समूह को हथियार डलवाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि कई इराकी गुट अभी भी अमेरिका को कब्जा करने वाली ताकत के रूप में मानते हैं।
ये बात तो आप जानते ही हैं कि इराक में कई विद्रोही गुट काम कर रहे हैं, जिसमें ईरान समर्थित सशस्त्र दलों, विशेषकर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस से जुड़े गुट भी शामिल हैं। पीएमएफ को औपचारिक रूप से इराकी सुरक्षा बलों का हिस्सा माना जाता है। अमेरिका चाहता है कि ये गुट हथियार डाल दे, लेकिन सुदानी ने साफ कह दिया है कि पहले अमेरिका को ईरान छोड़ना होगा। सुदानी ने यह भी साफ कर दिया है कि इराक किसी भी हाल में क्षेत्रीय टकराव का हिस्सा नहीं बनेगा। भविष्य में अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो वो इस जंग में हिस्सा नहीं लेगा। इराक की परिस्थितियां लेबनान से बिल्कुल अलग हैं। अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने आगे कहा कि कोई भी विदेशी शक्ति इराक को संघर्ष की चपेट में नहीं फंसा सकती। दरअसल जून में जब ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी तो उस जंग में इजराइल ने इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था और ये सब अमेरिका के चलते संभव हुआ था। लेकिन अब सुदानी ने साफ कह दिया है कि भविष्य में इजराइल और ईरान की जंग होती है तो वो इजराइल को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे उत्तर कोरिया की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। उससे पहले वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे और अब खबर आ रही है कि वो उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार खबर ट्रंप ने नहीं दी है, बल्कि दक्षिण कोरिया की तरफ से आई है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा की ओर से दावा किया गया है कि अगर सब कुछ योजनानुसार चला तो दोनों नेता जल्द ही वॉशिंगटन में आमने सामने हो सकते हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच एक शिखर सम्मेलन की प्रबल संभावना है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने किम के साथ 3 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया था। अंतिम 2019 में हुआ था, लेकिन ये बातचीत अमेरिकी नीति प्रतिबंधों पर मतभेदों के कारण विफल रही। उसके बाद किम ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल तथा परमाणु कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाया है और रूस के साथ सुरक्षा गठबंधन के जरिए इसका फायदा उठाया है। उत्तर कोरियाई नेता किम कह चुके हैं कि अगर वॉशिंगटन न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की मांग छोड़ दे तो वो अमेरिका से बात करने को तैयार है। लेकिन जब पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया दौरे के दौरान बातचीत का ऑफर दिया तो किम ने सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दक्षिण कोरिया की तरफ से अब दावा किया गया है कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और जब हालात सही होंगे तो वो अमेरिका से संपर्क साधेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने समिट की संभावना को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है। दक्षिण कोरिया के विपक्षी सांसद ली सुंग कोन, जो संसदीय खुफिया समिति की सदस्य भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि ट्रंप और किम के बीच शिखर सम्मेलन मार्च 2026 के बाद हो सकता है। इस वक्त अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा और उत्तर कोरिया इन अभ्यासों को हमले के पूर्वाभ्यास के रूप में निशाना बनाता रहा है, जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया इसे खारिज करते हैं। लेकिन इस बार इस युद्धाभ्यास के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत होने की संभावना है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सदियों से इंसान एक सवाल का जवाब तलाश रहा है कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। सालों की खोज के बाद अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी ने एक ऐसी खोज की है जिसने एक पुरानी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। ये थ्योरी कहती है कि पृथ्वी पर जीवन स्वयं पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके यहाँ जीवन के अंश अंतरिक्ष से लाए गए हैं। चौंक गए ना? दरअसल नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन 2023 में बेनू नाम के एक स्टेरॉइड की 20 अरब साल पुरानी चट्टानों के छोटे टुकड़े लेकर लौटा। बेनू सौरमंडल के निर्माण के एक समय का एक कार्बन से भरपूर अवशेष है और इसके अंदर बंद ये टुकड़े टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने इस नमूने की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उन्हें जीवन की बुनियाद कहे जाने वाले प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक के 20 में से 14 अहम अमीनो एसिड मिले। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें डीएनए और आरएनए के पूर्वज केमिकल भी मिले। ये रसायन ऐसे सुरक्षित थे मानो कभी बाहरी दुनिया से छुए ही ना गए हों। ये खोज जो जनवरी 2025 में प्रमाणित हुई, स्पष्ट संकेत देती है कि बेनू जैसे क्षुद्र ग्रहों ने ही पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए हैं। इन धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों ने अमीनो एसिड और कार्बनिक कंपाउंड को पृथ्वी पर गिराया, जिसने एक रहने लायक दुनिया में जीवन को चालू करने के लिए जरूरी एटम्स की आपूर्ति की। कई आलोचक सालों से सवाल उठाते रहे हैं कि क्या इतने नाजुक रसायन अंतरिक्ष के वैक्यूम, वायुमंडल की गर्मी और टक्कर को सह सकते हैं। लेकिन ओसिरिस रेक्स मिशन ने लैब टेस्ट के साथ मिलकर यह साबित कर दिया है कि हाँ, कई रसायन जीवित रह सकते हैं। ये खोज सिर्फ पृथ्वी के इतिहास को नहीं बदलती, बल्कि ये भी बताती है कि ब्रह्मांड में जीवन के अंश हर जगह फैले हो सकते हैं। अगर बेनू ने यह संभव किया तो मंगल, यूरोपा या टाइटन पर भी जीवन की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं।
तो आज इस बड़े बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।